दोस्तों 2 दिन परीक्षा खबरी कल और आज नहीं आ पाई, तो इन दोनों दिनों का कल परीक्षा खबरी में इंक्लूड करके देंगे। उत्तर प्रदेश समसामयिकी अभी के वीडियो में देखते हैं और लास्ट में इसी वीडियो के बजट रखेंगे। ठीक है, चलिए तेजी से देख लेते हैं। 2 फरवरी 2023 को 5 वर्ष या अगली नीति तक, जब अगली नीति बनेगी तब तक के लिए यूपी उद्योग प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 शुरू हुई। तो उद्योग प्रसंस्करण नीति 2023 2 फरवरी 2023 से शुरू हुई है, 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में, अभी हाल ही में, लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ। उद्घाटन इसका सीएम योगी द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ से स्कूल चलो अभियान का आरंभ किया गया। इसका विषय क्या रखा गया था? विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान। इसकी शुरुआत जो स्कूल चलो अभियान की हुई थी वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले जो श्रावस्ती है वहाँ से पिछली बार हुई थी। अभी लखनऊ से इसकी शुरुआत इस वर्ष की गई है, 1 अप्रैल 2023 को। गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 आयोजित हुआ। कहाँ पे? गोरखपुर में। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी 2023 सम्मेलन को संबोधित किया गया। ठीक है, कहां पर ये पूछेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा कहां पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? एशिया की सबसे बड़ी है, तो ये संडीला हरदोई में किया गया है। बर्जर समूह द्वारा इसको स्थापित किया गया है। कालिंजर महोत्सव 2023 ये कहाँ पर आयोजित होता है? बांदा में। कोरबा आयुध फैक्ट्री अमेठी में स्थित है। यहाँ पर कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल निर्माण प्रारंभ हुआ। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी सरकार द्वारा राज्य में लड़कियों की सुरक्षा के लिए राज्य में स्थित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शुरू हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? सुरक्षा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, किससे? तो ये सुरक्षा संबंधित है। जिला जेल बुलंदशहर FSSAI द्वारा ईट राइट 5 स्टार प्रमाणन पाने वाली प्रदेश की दूसरी जेल हो गई है। पहली जेल कौन थी? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद की। ठीक। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश का कहाँ? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? प्रयागराज में किया गया। ये प्रश्न पूछेगा। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित हुआ। पूछेगा, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार। उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। जैसे एक जिले में एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी, हर जिले की पहचान एक उत्पाद के रूप में हो, इसी तरीके से हर जिले की पहचान एक खेल के रूप में, एक खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिले की पहचान उससे निर्धारित की जाएगी। इसके लिए एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न शहरों में इसको देख लीजिएगा बार बार। मथुरा में कुश्ती, प्रयागराज में लॉन टेनिस, कन्नौज में कबड्डी, सोनभद्र में तीरंदाजी, बुलंदशहर में बॉक्सिंग, रायबरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, बरेली और मऊ में हॉकी, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, महाराजगंज, देवरिया, बागपत में कुश्ती, कानपुर देहात, बलिया, फतेहपुर, अयोध्या, कौशाम्बी, जौनपुर, भदोही, फिरोजाबाद, चित्रकूट, गाजीपुर आदि जिलों में एथलेटिक्स, आगरा और कानपुर में टेबल टेनिस, अलीगढ़ और नोएडा में बैडमिंटन, मिर्ज़ापुर बिजनौर में वेट लिफ्टिंग, बुलंदशहर कुशीनगर में बॉक्सिंग, पीलीभीत में तैराकी, बांदा में शूटिंग, कन्नौज में कबड्डी, इन खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलान करने के लिए आ सकता है, इसलिए इसको बार बार देख लीजिएगा। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। तो कहाँ कहाँ? नई दिल्ली हवाई अड्डा है इंटरनेशनल, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा और बेंगलुरु में जो हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। बाद में अन्य एयरपोर्ट्स पे इसको शुरू किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा।
17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां पर हुआ? तो वाराणसी में हुआ। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 नवंबर 2022 में स्वीकृति हुई। कब? नवंबर 2022 में। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसकी नोडल एजेंसी होगी क्रियान्वयन के लिए। सौर ऊर्जा संयंत्र और परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी कंपनियों को ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत और किसको दी जाएगी? सरकारी जो उपक्रम होंगे उनको दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों तक सौर परियोजनाओं से, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है आगामी 5 वर्षों तक, अर्थात 2026-27 तक। इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप जो आवासीय क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे उनसे 4500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप जो गैर आवासीय क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे उनसे 1500 मेगावाट, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल किया जाएगा। शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा का, संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 23 नवंबर 2022 को लागू हो गई। यह पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 नवंबर 2022 को नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन या आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा में हुआ। इस कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश थे। कौन कौन? डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड, ये भागीदार देश थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले और देश के सबसे बड़े हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन किया गया। यह हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। 23 अक्टूबर 2022 दीपोत्सव 2022 में अयोध्या में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो 15,76,000 दीप प्रज्वलित किया गया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ। मर्यादा मूर्ति या स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराजा मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे ही स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति कहा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश, इनका निधन हो गया। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। 3 बार ये 1989 से 91, 1993 से 95 और वर्ष 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 98 के मध्य देश के रक्षा मंत्री भी रहे। वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये गुजरात में आयोजित हुए। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुए? गुजरात के विभिन्न शहरों में आयोजित हुए। उत्तर प्रदेश 56 पदक पाकर के, जिसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य के साथ 8वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछूं, क्योंकि रामायण आप देख चुके होंगे कई बार, तो बताएं कि इन राष्ट्रीय खेलों में पहले पायदान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान किसका रहा आप बताएंगे। अक्टूबर 2022 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। कहाँ? लखनऊ गोमती नगर में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी में, जो शहरी सर्वेक्षण हुआ था, 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में
नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन? गाजियाबाद 12वें पे है, अर्थात उत्तर प्रदेश की तरफ से 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या वाले नगरों में गाजियाबाद पहले स्थान पे है। फिर मेरठ है 15वें स्थान पे, प्रयागराज है 16वें पे, लखनऊ है 17वें पे। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये 4 टॉप के हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बिजनौर सर्वश्रेष्ठ गंगानगर, वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में वाराणसी और प्रयागराज क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ स्थान। पहले स्थान पे कौन है? हरिद्वार, बताया है आपको। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। 2021 में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पे था। प्रेरक दौर सम्मान के तहत गोल्ड या अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। वहीं गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि मेरठ और सहारनपुर को 1 स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र दिबियापुर औरैया जिले में एनटीपीसी द्वारा स्थापित हुआ है। तो पहला तैरता सोलर संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सांसद रवि किशन जो कि भोजपुरी अभिनेता भी, अन्य फिल्मों में जो बॉलीवुड और विदेशी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। पूछेगा कि कहां पर? कुकरेल, लखनऊ में। हाल ही में भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की, जिसमें मैंने बताया था कौन कौन प्रदेश शामिल है रामायण में। उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला इसमें शामिल है? तो हरदोई जनपद। तो पीएम मित्र के तहत बनने वाले इस पार्क का नाम क्या होगा? तो संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क इसका नाम होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? शास्त्रार्थ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पर बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। कहां पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? तो भारतीय खेती एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में। फरवरी 2023 में, ये कृषि नहीं है, भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में, एग्रीकल्चर लिख गया था, गलत था वो। फरवरी 2023 में दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया? दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी में। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर जो नई संसद बनी है, उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नया विधान भवन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक बनाने का? वर्ष 2027 तक। उत्तर प्रदेश के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कहां पर होगा? किन 2 शहरों में होगा? तो मेरठ और लखनऊ में होगा। 1000 एकड़ में फिल्म सिटी कहां पर बनाई जा रही है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, आपको पता है। केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड SJVNL ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक 700 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहां पर? कानपुर में। तो ये कहां पर स्थापित होगा? कानपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 700 मेगावाट का बड़ी परियोजना होगी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांवों को शामिल किया गया। किसमें? यीडा में, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा। बिहार प्रथम राज्य है 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाला। उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बना जिसने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को किस विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया? तो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने।
किस रूप में बनाया? हर घर जल, 75 लाख नल। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसार 8 वर्षों में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य के किन जनपदों के कुछ हिस्सों को शामिल करके SCR राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो कौन कौन शामिल होंगे इसमें? लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात। बाद में और भी इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन अभी इतने शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। कहाँ पर? BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी में। हाल ही में दाक्षायणी पांडे जो 17 वर्ष की हैं, उनका चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर कैलिफोर्निया USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। ये कहाँ की निवासी हैं? मऊ जनपद की। दाक्षायणी पांडे इनका नाम है। वाराणसी के रमना में कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट का सफल परीक्षण हुआ। कचरे से कोयला बनाने वाला और देश का पहला प्लांट, इसका निर्माण किसने किया है? NTPC ने किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9,495 करोड़ से अधिक की धनराशि मनरेगा में व्यय करके देश में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में मानव दिवस सृजन में और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय CBSE एथलेटिक मीट का उद्घाटन कहाँ पर किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीडा संकुल वाराणसी में। 30 जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष UP समिट का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रदेश में किस बैंक की पहली मोबाइल बैंक ऑन व्हील को फ्लैग ऑफ कर जनता को समर्पित किया? फेडरल बैंक के। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा अरैल में संगम किनारे सोमेश्वर नाथ मंदिर के सामने अत्याधुनिक टेंट सिटी का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर स्थित है जो टेंट सिटी है? प्रयागराज में। वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो लालापुर, चित्रकूट में। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है। कहाँ पर? अयोध्या में, गुजरात के साबरमती के तर्ज पर। गोरखपुर महोत्सव का थीम किस पर आधारित था पहली बार? इको टूरिज्म पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में कौन सी सुविधा शुरू की जिससे मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले मरीजों को मोबाइल पर ही अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी? तो इसका नाम है ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सानिया मिर्जा ने नेशनल डिफेंस, ये सानिया मिर्जा खिलाड़ी नहीं है, सानिया मिर्जा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये कहाँ की निवासी हैं? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की। गोवा में आयोजित 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। ये कहाँ आयोजित हुआ पूछ सकता है, बताया मैंने, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये गोवा में संपन्न हुआ। इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। ये चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। यह एम्स के तर्ज पे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनवाई गई है। इसे क्या नाम दिया गया है? संयुक्त रूप से पहचान नाम दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। इसे नाम क्या दिया गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए टेंडर जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं ये 6? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज। गुजरात के बड़ोदरा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये कौन से जनपद हैं? महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट। MNNIT जो इलाहाबाद में स्थित है कि बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। तो संस्थान के बारे में पूछ सकता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। किस विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर विश्वविद्यालय में। व्यू नाउ इन्फोटेक कंपनी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार से। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर कहां पर स्टार्ट किया गया है? मोरटा, गाजियाबाद में। घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा कहां पर उत्तर प्रदेश में? तो कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग में। उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप, मैंने आपसे पूछा था उस दिन, माउंट फ्रेंडशिप कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। इसकी चोटी पर साइकिल से चढ़कर के नया रिकॉर्ड बनाया है उमा सिंह ने। और ये कहाँ के हैं? गोरखपुर के हैं। और साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में मुख्यमंत्री ने एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश इसमें 8वें स्थान पे है। पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश की 20 वर्षीय जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी। ये कहाँ की निवासी हैं? लखनऊ की। क्या नाम है? जागृति यादव। अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी की गई। कहाँ पर की गई? लखनऊ में की गई। कन्नौज अगर ऑप्शन में देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। यह कहाँ पर स्थित है? तो ताजनगर आगरा में, ताजनगरी आगरा में प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री है। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल के 3 जनपदों में नंदी अभ्यारण्य बनाने की पहल की जा रही है। ये जनपद कौन कौन से हैं? संभल, अमरोहा और बिजनौर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। कहाँ पे? नवाबगंज, उन्नाव जनपद में। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य में कौन सा मिशन आरंभ हुआ है? मिशन निरामया। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किन जनपदों में मेट्रो चलाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है? मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज। कानपुर और लखनऊ में पहले से ही मेट्रो चल रही है। रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान कौन बन गया? PGI लखनऊ। हाल ही में पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। यह पर्वत कहाँ स्थित है? अयोध्या में।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किए जा चुके करजन ब्रिज, आप जब फाफा की तरफ जाते होंगे तो देखते होंगे एक सुनसान पड़ा हुआ ब्रिज है, कोई आता जाता नहीं, तो इसको धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। तो चर्चा में आया कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, ये पूछ सकता है। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए बाड़ा और स्टाफ चाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया। यह उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच करने में देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बना है। ये कहाँ पर स्थित है? बलरामपुर जनपद में। अप्रैल 2023 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए किया था। उसने रिपोर्ट सौंपी, सरकार ने लागू कर दी। अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं 10 से 12 फरवरी 2023 तक। ये डेट याद रखिएगा, पूछेगा। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवं समापन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके एक एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में एक है। इस समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही कुल 19,058 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। यूपी राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं एमएयू के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किस नाम से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? निवेश सारथी के नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। खेल से संबंधित एमओयू भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाएगी। इसके लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। कहाँ पर बनाएगी? ये पूछेगा। बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर, वैश्विक भागीदार बना। पहला एमओयू सिंगापुर से हस्ताक्षरित हुआ। इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और यूएई साझेदार देश थे। इतने देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कहाँ? लखनऊ की छतर मंजिल, रोशन उद्दौला की कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहद बख्श, इन कोठियों को। 4 जनपदों में गोंड अनुसूचित जनजाति हो गई है। कहाँ? संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड समूह में आने वाली जो जातियां हैं, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। अभी तक मिर्जापुर और सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में थे। अब 4 और जनपदों में अर्थात संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय में 5 वर्ष और 347 दिन पूरे कर लिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया, जो 1954 से 1960 तक 5 वर्ष और 345 दिनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। लोकगीत में महोबा जनपद के 9 कलाकारों की टीम ने हुबली धारवाड़ में जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ उसमें हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्तर पर लोकगीत में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाया, अर्थात स्वर्ण पदक दिलाया। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया। साथ ही वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। प्रयागराज के फूलपुर में देश के तीसरे नैनो यूरिया प्लांट से उत्पादन प्रारंभ हो गया।
इफको की देश में पहली नैनो यूरिया जो इकाई लगी वो गुजरात स्थित कलोल में लगी थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया था। दूसरा संयंत्र देश में कहाँ लगा? बरेली आंवला में। तीसरा कहाँ लगा है? प्रयागराज के फूलपुर में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस सम्मेलन से पहले इसका जो भारत में सम्मेलन हुआ था 1974 में हुआ था। तो पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। इसके पहले कहाँ आयोजित हुआ था? 1974 में भारत में आयोजित हुआ था। मतलब इसके पहले भारत में कब आयोजित हुआ था? तो 1974 में। 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.59% बाजरा उत्पादित होता है। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया। देखिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, उसी तर्ज पे यहाँ पर राज्य योजना आयोग को खत्म करके पुनर्गठन करके इसको राज्य परिवर्तन आयोग नाम कर दिया गया है और दक्ष बना दिया गया है। किस डेट को? 27 सितंबर 2022 को। राज्य परिवर्तन आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे। इनके सदस्यों में वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री शामिल होंगे। अन्य सदस्य कौन होंगे? मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। आयोग में गैर सरकारी सदस्य भी होंगे जो सामाजिक क्षेत्र, कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी और इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियां बनाने में सहायता की थी। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण टेक्निकल पॉइंट है इसका। इस बोर्ड में 10 विभागों को शामिल किया गया है। बोर्ड की संरचना में इको टूरिज्म विकास बोर्ड तथा इको टूरिज्म कार्यकारी समिति रहेगी। कार्यकारी समिति पर्यावरण पर्यटन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगी। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व हो गया है। इसके पहले दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ में पहले से ही टाइगर रिजर्व स्थित हैं। बुंदेलखंड का ये पहला बाघ अभ्यारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये रानीपुर में जो बाघ हैं ये पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के करीब है, तो वहाँ से बाघ अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो एक खुला क्षेत्र भी था ये। तराई हाथी रिजर्व ये प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। इसको मंजूरी दे दी है पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है ये पूछेगा तो दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुरी एवं पीलीभीत जिलों में स्थित जो स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसके सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा इसको। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 2016 से पूर्व एवं पश्चात, किस डेट से? 16 सितंबर 2016 से पूर्व और पश्चात जो दिवंगत भूतपूर्व विधानमंडल सदस्य हैं उनके आश्रितों को, पति या पत्नी को एक समान प्रतिमाह न्यूनतम 25,000 रुपये की पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। पुलिस आयुक्त प्रणाली अभी 3 और जिलों में विस्तारित कर दी गई, तो कुल 7 जिलों में उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त प्रणाली हो गई लागू। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पहले से लागू थी। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा से सीआरपीसी संशोधन विधेयक पारित हुआ। अब इसके तहत दुष्कर्म और बच्चों से जो यौन अपराध के अपराधी हैं या आरोपित हैं, इन मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।
बलिया के डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लिया। गोरखपुर की शगुन कुमारी लॉन टेनिस में, किसमें, लॉन टेनिस में अंडर 16 वर्ग में देश में 5वें रैंक पर रहने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी बनी है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश, जो कि बंगलुरु के निवासी हैं कर्नाटक के, उनको सम्मानित किया। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट या उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। कुल 46 शिक्षकों में ये एक थे। देश भर के उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक थे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले। जॉर्डन के अम्मान में संपन्न मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी गोविंद साहनी ने 48 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता। इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में प्रयागराज के अलक पांडे, जो फिजिक्स वाला के संस्थापक हैं, उनको पहली बार स्थान मिला। हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के एक स्टेडियम का नाम रख दिया गया है और ऐसा सम्मान पाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हो गई हैं। MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी नाम याद रखेगा, महिलाओं की जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अजय कुमार मिश्र उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता बने हैं। पद्म अवार्ड 2023 की सूची में उत्तर प्रदेश से 1 पद्म विभूषण और 7 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया। कुल 8 पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया, नागरिक मामले संबंधी। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के जगत में, दिलशाद हुसैन और ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में, उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला। लोक गायिका शारदा सिन्हा को प्रदेश का प्रतिष्ठित लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया। किसे, लोक गायिका शारदा सिन्हा को। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति अभी हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई मंत्रिमंडल के द्वारा। इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के तर्ज पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ यूपी की स्थापना की जाएगी। खेल विभाग खेलों को 3 विभिन्न श्रेणियों, उच्च प्राथमिकता वाले और सामान्य खेल में विभाजित करेगा। इसके तहत जो खेल होंगे, नर्सरी, उच्च प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जैसे आपने कॉलेजों में देखा है। 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना होगी। प्रदेश में खेल योजनाओं के एथलीट, कोच और खेल विज्ञान जो भी जुड़े होंगे उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। इन सभी कर्मियों को पर्याप्त कवरेज के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी कवर किया जाएगा। सभी खिलाड़ी जिन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, वे खिलाड़ियों के लिए राज्य पेंशन योजना का हिस्सा होंगे। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष में विशेष रूप से नर्सरी स्तर की खेल अकादमियां शुरू की जाएंगी। पैरा स्पोर्ट्स पर फोकस के लिए पैरा स्पोर्ट्स और पैरा एथलीट को विभाग की हर योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाएगी। 10 करोड़। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया। इसके साथ कई सह अभियान भी हैं। इस वैश्विक आयोजन में सरकार ब्रांड यूपी पेश करेगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ बाबा अभियान होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि से निकलने वाले कचरे के उचित निपटान पर केंद्रित है। वहीं स्वच्छ विरासत अभियान सभी पर्यटक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सफाई पर केंद्रित है। तो ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। चलिए बजट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट हम लोगों ने देखा था
जिसका कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी तरह से अगर आप राज्यों के बजट के बारे में देखेंगे तो 202 अनुच्छेद में आपको जो प्रदेश के वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में मिलेगा। वहीं से ये बजट जो, हालांकि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है संविधान में, ये ध्यान रखना है आपको कि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का ही स्थान है। तो केंद्रीय बजट का हमने वीडियो बनाया था, आर्थिक सर्वेक्षण का, उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का जो बजट 22 फरवरी 2023 को पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा, उसके संबंध में ये वीडियो है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए आपको महत्वपूर्ण आंकड़े जो है उपलब्ध कराएगा। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया, जिसमें कि आगामी वर्षों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कितनी बनानी है जीडीपी उत्तर प्रदेश की, 1 ट्रिलियन डॉलर की, तथा आत्मनिर्भर यूपी बनाने का लक्ष्य। ये 2 प्रमुख लक्ष्य हैं इस बजट के, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में लिखने का काम आएगा। इसको पूरा करने का रोड मैप एक प्रकार से बजट प्रस्तुत करता है। इसमें न सिर्फ क्या किया जाएगा यह बताया गया, बल्कि उपलब्धियों को भी साथ साथ गिनाया गया। तो आइए देखते हैं बजट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो बहुत लंबा बजट था, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा उपयोगी हैं उनको हम देखेंगे। योगी सरकार का लगातार यह 6वां बजट है, जबकि दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। ध्यान रखिएगा, योगी सरकार का लगातार 6वां, जबकि दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट था। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जिसका कि आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए, अर्थात 6,90,242.43 करोड़ रुपए इसका आकार रहा। अभी तक का सबसे बड़ा बजट रहा। पूर्व बजट से, जो कि 6.15 लाख करोड़ रुपए लगभग था, उससे 12.25% ये इस बार का बजट अधिक है। किसी भी रूप में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार अगर अनुपूरक बजट की बात करें, जो मूल बजट था उसके अलावा, तो 33,769 करोड़ रुपए था। बजट के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए रहा। नई योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है इस बार, खर्च का प्रावधान किया गया है 32,721.96 करोड़ रुपए का। कुल प्राप्तियां हैं 6,83,992.74 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 5,70,865.66 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 1,12,427.08 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा कितना है, 84,883.16 करोड़ रुपए, जो कि राज्य की जीडीपी का 3.48% है लगभग। उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, तो 8% का योगदान है भारत की जीडीपी में। राज्य की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो 2022-23 में जो वृद्धि दर थी 16.8% थी, वहीं 2023-24 में इसके 19% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है इस बजट में। आय की बात करें तो सर्वाधिक आय उत्तर प्रदेश में होती है स्वयं के कर से, जो कर विभिन्न प्रकार के लगाता है राज्य, उससे। दूसरा, केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो। तीसरा, लोक ऋण से। चौथा, गैर कर राजस्व। अगर 100 पैसा देखें तो 36.5 पैसा स्वयं के कर से प्राप्त होता है, वहीं केंद्रीय करों में राज्य के भाग से 24.2%। तीसरा, लोक ऋण 13.1% और या पैसा, और चौथा गैर कर राजस्व 3.9 पैसा। व्यय की बात करें, सबसे ज़्यादा खर्च सरकार का कहाँ हुआ, तो पूंजीगत परिव्यय में 20.5 पैसा। दूसरा, वेतन जो दिया जाता है कर्मचारियों को 13.1 पैसा, और पेंशन तीसरे स्थान पे 12.8 पैसा अगर 100 पैसे में देखें तो। किसानों के लिए क्या क्या इस बजट में है मुख्य बातें, तो द मिलियन फार्मर्स स्कूल, जिसको 2017 में शुरू किया गया था, उसके लिए 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 831 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय किए जाने की घोषणा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। इसके अलावा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए। तो यूपी मिलेट्स, चूंकि मिलेट्स का ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी है, तो मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कुशीनगर में 50 करोड़ से या 50 करोड़ रुपए से या खर्च से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। ध्यान रखिएगा कि 4 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। इसका लक्ष्य ये पूरा करना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम प्रत्येक मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय जरूर हो। ये पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो कुशीनगर के साथ साथ देवीपाटन, मिर्ज़ापुर और इसके अलावा जो चौथा है मुरादाबाद, इन चारों मंडल में एक एक विश्वविद्यालय स्थापना करने का इसमें निर्णय लिया गया है। महिलाओं के लिए क्या क्या है? मुख्यमंत्री कन्या, अच्छा, कुशीनगर में जो स्थापित हो रहा है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसलिए पूछ सकता है कहाँ पर? कुशीनगर में। महिलाओं के लिए क्या क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1050 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार है। निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। युवाओं के लिए क्या है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र और छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईटी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वस्त्रोद्योग क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 40,000। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैंने कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं छोड़ा है, ताकि यूपी बजट में जो आप सारी चीज़ें हैं, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में आपने देखा कि 1-2 पेपर ऐड हो गए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी भी बातें इसमें सम्मिलित हैं जो प्रीलिम्स के लिए उतनी महत्वपूर्ण भले ना हो, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,240 करोड़ रुपए, वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के अंतर्गत। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था। वहीं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। गरीबों के लिए क्या क्या है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो निर्धन लोग हैं, ओबीसी के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है 100 करोड़ रुपए की, इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है। ये आपको याद रखना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दिशा में ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है।
बजट के अन्य जो हाइलाइट्स हैं तेजी से देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत और हस्तशिल्प उत्पाद या फिर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए शहर निर्माण के प्रोत्साहन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। कितने? 12,39,877। रट लीजिएगा इसको। योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितने? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। इन पर काम चल रहा है, कई परिचालित भी हैं। महाकुंभ मेला 2025 में जो आयोजित होगा प्रयागराज में, उसकी तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके तहत जो नगर पिछड़े रह गए हैं उनका अवसंरचना विकास किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्किल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, उसकी तैयारी याद के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कितने? 14, एवं संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। पुष्टाहार के वितरण की योजना के लिए 291 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक अगर किसी योजना को बजट दिया गया है तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12,631 करोड़ का। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 320 करोड़, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए। 4 नए राज्य विश्वविद्यालय जिसका हमने जिक्र किया, क्रमशः मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए, देवी पाटन में एक विश्वविद्यालय, एक कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए भी 50 करोड़, और मुरादाबाद में। तो इन 4 स्थानों पर एक एक विश्वविद्यालय होंगे। मनरेगा में यूपी नंबर 1 ये हो गया है। ठीक है, किस मामले में हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। 4 शहरों, कहाँ? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। पूछेगा, 100% श्योर है। कहाँ कहाँ G20 संबंधी बैठक होंगी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में। दूध, गन्ना, चीनी, इथेनॉल, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बजट की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है, लेकिन ये बजट के अनुसार है। उत्तर प्रदेश अपने आप को नंबर 1 बता रहा है और बजट इस रिपोर्ट के पहले आया हुआ है। कोविड वैक्सीनेशन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। कौशल विकास होना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। कौशल विकास नीति को लागू करने में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, 13वें स्थान से। पहले 12 अब मतलब 12 स्थान पीछे था, 13वें स्थान पे था, दूसरे स्थान पे आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। शौचालय निर्माण में स्वच्छता जो अभियान है उसके तहत शौचालय निर्माण में प्रथम स्थान पे है। MSME की स्थापना में भी प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश इंस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में आता है।
मनरेगा में मानव दिवस रोजगार सृजन में यूपी टॉप पर, उसकी चर्चा कर ही ली। बेरोजगारी दर से संबंधित आंकड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का भी। 2017 में 14.7% बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश की, जो 2023 में 4.2% तक रह गई है। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। नई यूपी पर्यटन नीति के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका निवेश किया जाएगा और 20,000 रोजगार इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में आयोजित हुआ, इसमें लगभग 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU पे हस्ताक्षर हुए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.5 करोड़ रुपए। कहाँ पे? लखनऊ में। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट से प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम क्या है पूछेगा तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए प्रदेश के बजट में कितना प्रावधान है? 750 करोड़ रुपए का। निजी नलकूपों के लिए विद्युत बिल पर 100% छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का 6ठा राज्य बन गया। 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 4000, रट लीजिए इसको। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना MSME क्षेत्र के उद्यमियों और कामगारों को आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आगरा में साइंस सिटी व वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आगरा में। वाराणसी में नक्षत्रशाला की। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड AAF, याद रखिएगा, ये इसका प्रावधान किया गया है। 7 नगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कहाँ कहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं। 3 महिला PSC बटालियन की स्थापना की जा चुकी है प्रदेश में। BHU वाराणसी BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र और नैमिषारण्य सीतापुर में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। और प्रयागराज में भजन संध्या स्थल, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज में जो भजन संध्या स्थल है, ये प्रदेश का तीसरा ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके पहले अयोध्या और चित्रकूट में पहले से ही है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 237 करोड़ रुपए का प्रावधान, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, अवसंरचना विकास के लिए। 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। महिला सामर्थ्य योजना के लिए महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड रक्षा गलियारा के लिए 550 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। शुक्र तीर्थ धाम कहाँ पे? मुजफ्फरनगर जिले में। यहाँ पे पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। धर्मार्थ मार्गों, जो धार्मिक मार्ग हैं, उनके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ODOP उत्पादों, GI टैग और हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन के लिए यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समग्र शिक्षा योजना के लिए 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अवसंरचना विकास किया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा उनको, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 2707.86 करोड़ रुपए। 100 पिछड़े नगर निकायों में विकास के लिए 100 करोड़ आकांक्षी नगर निकाय योजना के लिए, अर्थात 100 पिछड़े नगर निकाय, उनका विकास किया जाएगा, अवसंरचना विकास किया जाएगा जो पिछड़े रह गए हैं। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहरी परिवहन में रोपवे सेवा वाला पहला शहर वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। 2030 तक 15% वनावरण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है। और वर्षा काल में 2023 के वर्षा ऋतु में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। याद रखिएगा कितने, 35 करोड़। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को एक मुश्त 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, जिसमें 4 पूर्वांचल एक्सप्रेस पे और 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे रहेंगे। गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए, औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास गोरखपुर में, इसके लिए प्रावधान किया गया है। 4 नए विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मुरादाबाद, देवीपट्टन और कुशीनगर में खोले जाएंगे, चारों मंडलों में। प्रत्येक के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, इनको बार बार देख लीजिएगा। न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा के भी काम आएंगे। आप लोग को प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, जाकर जय हो स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज भी वहाँ पर चल रहा है, उसको भी आप लोग करिए। वीडियोस डेली देखिए। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है टारगेट 2023 करंट अफेयर्स करके। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है जय हो स्टडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 30 डे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9453775039 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।